नमस्कार दोस्तों। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से करीब 13 किलोमीटर दूर एक गांव है डेंगूचा नाम का। वैसे तो इस गांव की जनसंख्या 3000 लोगों के आसपास है, लेकिन आधे से ज्यादा घरों पर यहाँ ताले लगे पड़े। बताया जाता है कि 1800 के करीब गांव वाले अब डींगकूचा में नहीं रहते। ये लोग न सिर्फ अपना गांव बल्कि देश भी छोड़कर चले गए। आज भी डींगकूचा में जगह जगह पर ऐसे पोस्टर्स लगे हैं, स्टडी इन यूके, कनाडा, फ्री एप्लीकेशन ऑफर लेटर इन 3 डेज। सबसे ज्यादा ऐड अगर आपको इस गांव में किसी चीज की दिखेगी तो वह है यूएस और कनाडा वीजा लेने की। कई एड्रेस में तो सीधा लिखा गया है कि आपको वीजा मिल जाएगा बिना कोई एग्जाम दिए। जनवरी 2022 की बात है। अपने गांव के बाकी लोगों को अमेरिका जाता देख डींगकूचा के एक परिवार ने यही करने का फैसला किया। 29 साल के जगदीश पटेल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कनाडा की फ्लाइट पकड़ते हैं। अपने गांव में पहले एक टीचर की नौकरी किया करते थे, उसके बाद अपने भाई के गारमेंट बिजनेस में हाथ बटाते थे, लेकिन इनकी कमाई पूरे परिवार की महीने की कमाई सिर्फ 9 से 10 हजार रुपए हो पाती थी। जाहिर सी बात है, पैसों की कमी के चलते और बेरोजगारी की वजह से इन्होंने ये फैसला लिया। बड़ी मुश्किल से 65 लाख इकट्ठे कर पाते हैं एक एजेंट को देने के लिए जो इन्हें अमेरिका तक लेकर जाएगा। डोंकी प्रोसेस के थ्रू इनकी पत्नी वैशाली बेन का सपना था कि वो अमेरिका में जाकर एक ब्यूटी सैलून में काम करे, और जगदीश अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन देना चाहते थे। इस आखिरी उम्मीद में अपना गांव छोड़ते हैं और 12 जनवरी को टोरंटो की फ्लाइट पकड़ते हैं। इस डोंकी प्रोसेस का मतलब था कि इनका एजेंट उन्हें यूएस कनाडा बॉर्डर के पास तक ड्रॉप कर देगा और बाकी रास्ता इन्हें पैदल चलकर जाना होगा और अमेरिकन बॉर्डर इलीगल क्रॉस करना होगा। टोरंटो में लैंड करने के बाद करीब 1 हफ्ता ही बीता था कि पुलिस को पूरे परिवार की लाशें मिलती हैं, बॉर्डर से सिर्फ 12 मीटर। इन चारों ने बेहद बर्फीले मौसम में दम तोड़ दिया था। ये शायद इस बात से अनजान थे यहाँ पर -35 डिग्री सेल्सियस की ठंड है। इन्हें बॉर्डर क्रॉस करना एक बहुत ही दर्दनाक अंत इस कहानी का। लेकिन जगदीश का परिवार इकलौता नहीं है। हर साल हजारों की संख्या में इंडियंस कोशिश करते हैं इलीगल यूएस यूके जैसे देश में जाने की। इस डोंकी प्रोसेस के जरिए इनमें से कई सारे अपनी जान गंवा देते हैं इसी कोशिश में। यही कारण यूएस मैक्सिको बॉर्डर को वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस बॉर्डर कहा जाता है। इसी मुद्दे पर एक नई फिल्म आई है राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान की डंकी के नाम से। तो मैंने सोचा ये एक अच्छा मौका होगा इस प्रोसेस को ढंग से समझने का। आइए जानते हैं इस डोंकी प्रोसेस की असलियत। आज के इस वीडियो में जो पूरा प्रोसेस है दोस्तों, बिना वीजा के किसी देश में जाने का, इसे डोंकी फ्लाइट या डोंकी प्रोसेस का नाम दिया जाता है। शुरुआत में इस शब्द को सिर्फ यूके में इस्तेमाल किया जाता था। इंडियंस यूके तक इस तरीके से जाने के लिए पहले यूरोप के शेंगेन जोन में आते हैं। यह 27 यूरोपियन देश की एक जोन है जहां पर सिर्फ एक शेंगेन वीजा की जरूरत होती है। इनमें से किसी भी देश का वीजा हो तो बिना दूसरे देश के वीजा के बॉर्डर क्रॉस किया जा सकता है। हालांकि यूके कभी भी शेंगेन जोन का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन यूरोप काफी पास आ जाता है। यूके के लोग अलग अलग तरीकों से यूरोप के थ्रू होते हुए यूके घुसने की कोशिश करते थे। कुछ लोग ट्रकों में ट्रैवल करते, कुछ लोग गाड़ियों में, तो कुछ लोग पैदल चलकर घंटों तक ये सफर तय करते हैं। 10 साल पहले भी हर महीने करीब 150 इंडियंस को डिपोर्ट किया जाता था यूके से। लेकिन आज के दिन डोंकी प्रोसेस हर तरीके की बैकडोर एंट्रेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर लोग आज के दिन यूके की जगह अमेरिका जाने की सोचते हैं। डोंकी प्रोसेस के जरिए इंडिया में हज़ारों वीज़ा एजेंसीज और कंपनीज हैं जो ये काम करवाती हैं। इन कंपनीज में जो एजेंट लोगों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, इन्हें डोंकर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया में 2 स्टेट्स बहुत फेमस हैं, गुजरात और पंजाब। लेकिन रिसेंट ईयर्स में बढ़ती बेरोजगारी के चलते हरियाणा भी इस मुकाबले में काफ़ी आगे निकल आया है। कितना प्राइस ये एजेंसीज चार्ज करती हैं डिपेंड करता है कि आप उनका कौन सा पैकेज लोगे। मजाक नहीं कर रहे, इनके सही में पैकेज होते हैं। एक डिलक्स ट्रैवल पैकेज जिसमें आपके लिए ये फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे। ट्रैवल में आपको असिस्ट करेंगे इकोनॉमी पैकेज। अगर ज़्यादा नहीं करना तो ये आपको बॉर्डर के पास लाकर ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद पूरा रास्ता खुद पैदल चलकर जाना होगा। डिफेंडिंग पैकेज 25 से 60 लाख रुपए तक की रकम मांग सकते हैं। बहुत से लोग जो इन कंपनीज के जाल में फंसते हैं वो या तो रियलाइज नहीं करते कि रेगुलर वीजा की फीस कभी इतनी ज्यादा नहीं होती, या फिर वो लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलर वीजा अपने लिए लगवा ही नहीं पाते। कोई ना कोई रिक्वायरमेंट वे मीट नहीं कर पाते वीजा लगवाने के लिए, इसलिए उन्हें लगता है कि इतनी बड़ी रकम देने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि ये काम लीगली किया जाता है। तो रेगुलर वीजा के एप्लीकेशन को बाईपास कर लिया जाता है और लोग इतना पैसा इकट्ठा करने के लिए अक्सर अपने खेत बेच देते हैं, अपने घर बेच देते हैं और कई बार तो पूरी लाइफ सेविंग इसी एक उम्मीद पर लगा देते हैं। कुछ दोष इन कंपनीज और एजेंसीज पर भी जाता है, क्योंकि बहुत सी बार ये कंपनीज लोगों को गुमराह करती हैं। झूठे वादे सुनाकर ये कहती हैं कि हम न सिर्फ आपको बड़ी आसानी से अमेरिका तक पहुंचा देंगे, बल्कि वहां पर ढेर सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। आपको जो असली मुसीबतें आएंगी इस सफर में और जो लीगल प्रोसेस का आपको सामना करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को छुपा कर रखते हैं। जो लोग इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं वे इस जाल में फंस जाते हैं।
यहाँ एक इन्फॉर्मेशन गैप है जिसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कंपनी के द्वारा। लेकिन आज के दिन शेयर, जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर की मदद से सारी चीज़ें आप खुद से जान सकते हैं। किसी और पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं। अलग अलग देशों के इमिग्रेशन प्रोसेस कैसे काम करते हैं, उनकी क्या वीज़ा रिक्वायरमेंट होती है, ट्रैवल से रिलेटेड क्या एक्सपेंसेस आते हैं, ये सारी नॉलेज आपको चैट जीपीटी समझा सकता है। आसान हिंदी भाषा में एग्जाम्पल कैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है अपने फ़ायदे के लिए। पटेल परिवार जिनकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी, उनकी कहानी पर वापस आए तो उन्होंने ज़्यादा लोगों को बताया नहीं था कि वह कहाँ जा रहे हैं। 12 जनवरी को टोरंटो पहुंचने के बाद वह कनाडा से मनीतोबा प्रोविंस में गए, जो कि करीब 2000 किलोमीटर दूर है। टोरंटो से एक हफ्ते बाद उन्हें एमर्सन टाउन के पास ड्रॉप किया गया। यह छोटा सा टाउन है, आप नक्शे पर देख सकते हैं, अमेरिकन बॉर्डर के दूसरी तरफ नॉर्थ डकोटा और मिनीसोटा के पास। जब इनकी बॉडीज पाई गई, पास किसी गाड़ी वैन का नामो निशान तक नहीं था। इसका मतलब था कि ये काफ़ी समय से चल रहे थे। और सेम दिन जब इनकी बॉडी मिली तो कैनेडियन साइड पर एक 47 साल के यूएस सिटीजन स्टीव सैंड को भी अरेस्ट किया गया। एमर्सन से करीब 8 किलोमीटर दूर एक 15 सीट वैन ड्राइव कर रहे थे, जिसमें 2 गुजराती बैठे थे पैसेंजर्स के तौर पर। इसके बाद 5 और गुजराती पाए गए, जो अमेरिका के 400 मीटर अंदर मिले। जब अथॉरिटीज़ ने इन्हें पकड़ा तो इन्होंने बताया कि ये 11 घंटे से चले जा रहे थे। इन 5 लोगों में से एक के पास बैकपैक था, जिसमें बच्चे के डायपर्स, खिलौने और बच्चों के कपड़े थे। उन्होंने बताया कि यह बैग इनका नहीं है। इन्होंने कहा कि हमारे साथ 4 और लोग थे जो रास्ते में कहीं भटक गए। यह बैग उसी परिवार का है, इवन दो प्लान फेल रहा। लेकिन ये 7 गुजराती लोग कम से कम सर्वाइव तो कर गए। बाद में इन्हें और उस अमेरिकन सिटीजन को अरेस्ट कर लिया गया अमेरिकन पुलिस के द्वारा। अमेरिका और नॉर्दर्न बॉर्डर जो कनाडा के साथ मिलता है, यहाँ पर -35 डिग्री सेल्सियस तक ठंड हो सकती है। सोचकर लगेगा कि सदर्न बॉर्डर से अमेरिका में घुसना बेहतर होगा, लेकिन नीचे का जो बॉर्डर है यूएसए मैक्सिको का, वो और भी खतरनाक है। जो लोग वहाँ का रास्ता अपनाते हैं, इस डोंकी प्रोसेस के दौरान उन्हें और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साउथ अमेरिका में शुरू होने वाले डोंकी रूट इक्वाडोर या ब्राजील में शुरू होता है। ये 2 ऐसे देश हैं जहां पर इंडियंस के लिए वीज़ा लेना कॉम्पैटिबल ज़्यादा आसान है। इक्वाडोर में तो 2019 से पहले वीज़ा की जरूरत भी नहीं होती थी। यहाँ पहुँचने के बाद हज़ारों किलोमीटर लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। एक ऐसा सफ़र जो ऊपर कोलंबिया देश, फिर पनामा देश से होते हुए मैक्सिको में जाता है। यहाँ एक बहुत घना जंगल है, 100 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा। इसे द डायरी गैप कहा जाता है। इस एरिया में कोई सड़क नहीं है, सिर्फ पहाड़ और जंगल, झाड़ियाँ और नदियाँ। कोई सरकारी अथॉरिटी भी प्रेजेंट नहीं है इस एरिया में। इसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एरियाज में से कंसिडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ ड्रग कार्टेल और गुरिल्ला समूह अक्सर सड़क का उपयोग करते हैं। इस सड़क को अपनाने वाले लोग अक्सर इन गिरोहों के द्वारा मारे जाते हैं। इस जंगल को पार करने के बाद हम मैक्सिको के रेगिस्तान में पहुंचते हैं, जहां बहुत गर्मी होती है, और फिर हम इस दीवार तक पहुंचते हैं। यह ऊंची दीवार जो डोनाल्ड ट्रंप के समय बनाई गई थी। 1 साल में अमेरिका मैक्सिको सीमा पार करते हुए 650 से अधिक लोगों की मौत हो गई। जाहिर सी बात है कि यही सवाल उठता है, ये सड़क इतनी खतरनाक होते हुए भी जानलेवा है, फिर भी लोग इस गधेड़े में लाखों रुपए क्यों खर्च करते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं? इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। आइए उनमें से प्रत्येक के बारे में बात करें। पहला और सबसे बड़ा कारण है अपॉर्चुनिटीज, आर्थिक अवसर। ये वे लोग हैं जो बेहतर अवसर, बेहतर जीवन के लिए विदेश जाना चाहते हैं। ये लोग अक्सर अमेरिकी सपने के सपनों से बहुत प्रभावित होते हैं। उन्हें लगता है कि अमेरिका पहुंचते ही उनकी जिंदगी बदल जाएगी। आमतौर पर जो लोग उच्च वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग के होते हैं, वे भी इन्हीं कारणों से देश छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारे कानूनी रास्ते हैं। उनके पास अच्छी नौकरियां हैं, इसलिए वे विदेश में अच्छी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर उनके पास एक छात्र के रूप में विदेश जाकर विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने की शैक्षणिक योग्यता भी है। लेकिन जो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके पास न पैसा है न योग्यता। 30 साल पहले भारत छोड़कर कनाडा चले गए शख्स मितेश त्रिवेदी बीबीसी को बताते हैं कि वह भारत में उच्च शिक्षित इंजीनियर थे, लेकिन वह ऊपर नहीं उठ पाए। 2000 में उन्हें कनाडा की नागरिकता मिल गई और अब वह कनाडा में एक लाभदायक रेस्तरां चला रहे हैं। ऐसे कई मितेश त्रिवेदी देश के अलग अलग हिस्से में पाए जाते हैं। जब ऐसे सफल मामले अपने परिवार और दोस्तों को अपनी कहानियां सुनाते हैं तो उनमें भी आशा रखती है, और धीरे धीरे और भी लोग इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। इन सफल मामलों की कहानियां सुनने के बाद इन परिवारों पर अक्सर एक सामाजिक दबाव या एक पारिवारिक दबाव बन जाता है। अगर गांव से हर दूसरा व्यक्ति अमेरिका जा रहा है, मान की बात है। जनसंख्या का केवल 22% अमेरिकी हैं। 20 से 21 के बीच 30,000 से ज्यादा भारतीयों ने ऐसा किया। 2021-22 में यह दुगना होकर 63,927 हो गया, और नवीनतम डेटा बिंदु जो आप इस ग्राफ में नहीं देख सकते, वह इससे भी अधिक है। अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच यह संख्या 96,000 तक पहुंच गई। एक साल में लगभग 1 लाख भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। 96,917 भारतीयों में से 30,000 कनाडा और 41,000 मैक्सिको में पकड़े गए।
यह समस्या सिर्फ भारत की नहीं है, कई अन्य देश भी अमेरिका में प्रवेश के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं और मैक्सिकन लोगों की संख्या भारतीयों से भी अधिक है। यह स्पष्ट है क्योंकि मैक्सिको अमेरिका की सीमा पर है, लेकिन एशियाई देशों में भारत पहले स्थान पर आता है। सेंटर फॉर माइग्रेशन स्टडीज 2015 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 4.5 लाख लोग अमेरिका में बिना दस्तावेज के पाए जाते हैं। चीन की यह संख्या भारत से थोड़ी कम, लगभग 4 लाख है। और आप स्क्रीन पर अन्य देशों के नंबर देख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं जिससे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है? यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में कई हरियाणवी लोगों ने ऐसा किया है, क्योंकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की सितंबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में बेरोजगारी दर देश में नंबर 1 पर है। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर देखने को मिल रही है। 37.3% आबादी बेरोजगार है, जो राष्ट्रीय औसत से 4 गुना ज्यादा है। और यह निश्चित रूप से शहरों के बाहर ग्रामीण हरियाणा में सबसे अधिक देखा जाता है। ये लोग अपनी असल जिंदगी में अपने देश में इतनी बुरी हालत में जी रहे हैं, उन्हें लगता है कि मौजूदा हालत से तो ये जान जोखिम में डालने वाला रास्ता चुनना ही बेहतर है। हजारों बेरोजगार लोग गांव में अपनी पारिवारिक जमीन बेच रहे हैं, सोना बेच रहे हैं, ताकि इस काम के लिए पैसे जुटा जा सके। धतरक, मोरखी और कालवा हरियाणा के जिंद जिले के कुछ गांव हैं जो इस डोंकी प्रोसेस का केंद्र बने हुए हैं। ये लोग अक्सर दूसरा रास्ता अपनाते हैं, पर्यटक वीजा पर दुबई जाते हैं, बिना उचित भोजन के छायादार होटल में रुकते हैं और गुप्त कंटेनरों में बैठकर एक देश से दूसरे देश जाते हैं। हरियाणा के एक 20-21 साल के लड़के निश्यश शर्मा ने अपनी कहानी बताई। वह पढ़ाई में कमजोर था और छात्र या नौकरी वीजा के साथ बाहर नहीं आ सकता था, इसलिए उसने डोंकी प्रोसेस को चुना। उसके अनुसार वह बहुत भाग्यशाली था और 5 महीने के भीतर पहुंच भी गया। वह 9 अलग अलग देशों को पार करते हुए कैलिफोर्निया गया, कभी जंगल के माध्यम से, कभी चरम मौसम के माध्यम से। उनका कहना है कि इस यात्रा को पूरा करने में 2 साल तक का समय लग सकता है। कई लोगों को मार दिया जाता है, हवालात में डाल दिया जाता है और कुछ को रास्ते में ही मार दिया जाता है। हरियाणवी युवाओं का कहना है कि वो बेरोजगारी के जहरीले चक्र और प्रवेश परीक्षा के पेपर लीक से तंग आ चुके हैं, लेकिन बहुत से लोगों को यह एहसास नहीं है कि इस रास्ते को अपनाना कितना खतरनाक है। फिर इस डोंकी प्रोसेस के पीछे का तीसरा कारण आता है, जो राजनीतिक अभियोजन से बच रहा है। वे लोग जो अपने देश से भाग जाते हैं क्योंकि उन पर अत्याचार किया जा रहा था या उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। तकनीकी रूप से बॉर्डर पेट्रोल के अनुसार लोगों द्वारा रिपोर्ट करने का यह सबसे बड़ा कारण है, लेकिन क्या इस डोंकी प्रोसेस के पीछे का सबसे बड़ा वजह यही है? यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहूंगा। जो लोग डोंकी के रास्ते पर चलते हैं, वे सीमा पार करने के बाद क्या करते हैं? क्या आपने इस बारे में कभी सोचा? वे पुलिस से छिपकर अपना नया जीवन शुरू कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। ज्यादातर लोग खुद को सीमा पर गश्त के हवाले कर देते हैं। सीमा पार कर जो पहरेदार खड़े होते हैं, वे स्वयं उनके साथ जाते हैं और इसके पीछे की वजह शरण मांगना है। शरण क्या है? यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी के अनुसार शरण सुरक्षा का एक रूप है। जब आप किसी देश में शरण मांगते हैं तो वह देश आपकी रक्षा करता है और आप उस देश में रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने ही देश में रहते हैं तो आप खतरे में हैं। कैसा खतरा? यह एक राजनीतिक खतरा हो सकता है, कोई आपको मार सकता है, या धार्मिक या नस्ल या भेदभाव हो सकता है। इसलिए जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं वे सीमा गश्ती दल के पास जाते हैं और कहते हैं कि वे शरण मांग रहे हैं। तो उत्पीड़न की 5-6 विभिन्न श्रेणियां हैं। एक है धार्मिक उत्पीड़न। अगर आप किसी धर्म से हैं और उसकी वजह से आपके साथ भेदभाव किया जाता है तो तुम्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरा है राजनीतिक उत्पीड़न। किसी को उनकी राजनीतिक मान्यताओं के कारण धमकी दी जाती है, किसी की जातीय या क्षेत्रीय पहचान के कारण उस पर अत्याचार किया जाता है। एक है जाति आधारित उत्पीड़न, उन्हें किसी की जाति से प्रताड़ित किया जा रहा है। या दूसरा सामाजिक समूह उत्पीड़न है। अगर आप किसी सामाजिक समूह का हिस्सा हैं और आप हिंसा का शिकार हो रहे हैं, जैसे महिलाएं या LGBT समुदाय, तो तकनीकी रूप से इसके कई कारण हो सकते हैं। और जो लोग अवैध रूप से इस रास्ते पर चलते हैं वे हमें इनमें से भी कई कारण बता सकते हैं, लेकिन वास्तव में यह कारण सही है, उचित है या नहीं, इसके लिए एक जज की आवश्यकता होगी। इसलिए जो लोग सीमा पार करने के बाद शरण के लिए आवेदन करते हैं उन्हें इमिग्रेशन जज के अदालत में जाना होगा और अपना उचित तौर तर्क देना होगा और कोर्ट के सामने साबित करना जरूरी है कि वो जो कह रहे हैं वो सच है। जाहिर सी बात है, कई लोग झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी असली वजह कुछ और होती है। सबसे पहले 2 कारण हैं। ऐसे मामलों में लोगों को वापस भेज दिया जाता है, मतलब लाखों रुपए खर्च, सारा पैसा बर्बाद, और अगर आप झूठ बोलते हुए पकड़े गए तो हाथ पर यह प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि अब से आप कभी भी कानूनी तौर पर अमेरिका में यात्रा नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी है कि कुछ सच्चे लोग भी होते हैं जो ये डोंकी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास जशनप्रीत सिंह की कहानी है, जो जालंधर में रहते थे। इस रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। जशन 24 साल का खुलेआम समलैंगिक व्यक्ति था, गे था, जो जालंधर में रहता था। उन्हें आए दिन भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था, चाहे वे पड़ोसी हों या अजनबी। लेकिन एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि 15-20 लोगों ने उन पर हमला कर जान से मारने की कोशिश की।
इससे उनका एक हाथ कट गया। उन्होंने विचार किया कि वे शहर छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन उन्हें डर था कि भारत में संस्कृति समलैंगिक लोगों को लेकर इतनी खुली सोच वाली नहीं है। फिर उन्होंने तुर्की और फ्रांस के रास्ते इस डोंकी प्रोसेस को अपनाने का फैसला किया। वह किसी तरह मैक्सिकन सीमा तक पहुंच गया, जहां से वह अमेरिका में दाखिल हुआ। सीमा पार करने के बाद उन्होंने शरण के लिए आवेदन किया और उन्हें शरण दी गई। आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए डोंकी रूट की जरूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे सीधा कारण यह है कि शरण उन लोगों को दी जाती है जो वास्तव में उस देश में हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के नियमों के अनुसार यदि आप अमेरिका में शरण लेना चाहते हैं तो आपको अमेरिकी धरती पर रहना चाहिए, लेकिन ऐसे मामले बहुत कम होते हैं और यह भी याद रखने योग्य है कि आर्थिक प्रवास को आश्रय नहीं माना जाता है। कई लोग महीने और सालों तक इस प्रक्रिया में लगे रहते हैं। उन्हें अक्सर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। शरण आवेदन पर कार्रवाई करने में वर्षों लग सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप कई वर्षों तक अमेरिका में रहें, लेकिन फिर वे निर्णय लें कि आप झूठे थे और फिर आपको निर्वासित कर दिया जाए। और यहाँ यह भी याद रखने वाली बात है कि जैसे ही आप सीमा पार करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत इमिग्रेशन कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाता है। सबसे पहले लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है, जहाँ हालात बहुत खराब होते हैं। अक्सर कुछ ऐसे डिटेंशन सेंटर भी होते हैं जहाँ एक छोटे से कमरे में बहुत सारे लोगों को रखा जाता है और हफ्तों महीनों तक वहीं पड़े रहते हैं जब तक पुलिस नहीं कहती कि आपका नंबर आ गया। और अंत में मैं एक साधारण सी बात कहना चाहूंगा, याद रखें, जहाँ जीवन है वहाँ जगह है। अपनी जान जोखिम में डालने का कोई फायदा नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।